नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा, उनका हल भी आपको करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो, खासकर यूपी बोर्ड के लिए। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। इसमें जो प्रमुख भाग होता है वही क्या करता है? पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस, संतरा आदि। राइट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन अर्थात तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचन हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। राइट। ये हो गया आपका, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव कहते हैं। अर्थात आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव, ये तीनों जो है एक ही चीज है। ये चीज याद करने की जरूरत है। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये प्रत्येक स्त्री में 12 से 13 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये जो है खत्म हो जाता है। ये खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। यह जो चक्र होता है ये अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन है। तो ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसको जरूर जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिए और रट लीजिए ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में तालका मचा सकें।
100% चांस है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है अपरा क्या है। अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। चलिए देखते हैं पहले अपरा क्या है, इसके उत्तर देखते हैं। वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। अगला अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल भाषा में जो है आंसर मैंने बता रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो 100% आने के चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बोर्ड एग्जाम 2026 वाले फटाफट इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इसको तुरंत कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए, तो इसको याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सकीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। चिकित्सकीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। तो ये भी आप देख रहे हैं जो है भ्रूण हत्या का जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बनाई है। और इसलिए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 100% आने का चांसेस है आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो वायरल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असमानता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो ये भी आपका जो है वायरल क्वेश्चन है और 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो आप इसको तुरंत इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। पहला रानी मधुमक्खी, और दूसरा श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरा नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। लैंगिक अंग जो होता है ये श्रमिक मधुमक्खी में अविकसित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। इसको तुरंत तैयार कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या है।
जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। तो ये भी इसका हो गया उत्तर। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ फटाफट इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। 100% चांसेस है इसका आने का, क्योंकि हर साल ये डीएनए फिंगरप्रिंट पूछता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर, यौन द्रोह या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं: कर्ण, पल्लों, पेशियां, शरीर पर बाल, अक्लदाढ़, क्रीम रूप परिशेषिका आदि। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसको जो आप विद्या क्वेश्चन बैंक से देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। और इसको मैं भूल गया जो है इसका बनाने के लिए, तो इसको जो है आप लोग क्वेश्चन बैंक से जो है इसको लिख लेंगे। और क्योंकि ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैमार्क एवं डार्विनवाद की तुलना, तो इसको आप जो क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मृत निष्क्रिय सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपाजित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति भी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। एल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं।
इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा रूप ले लेता है। धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है। अगला पॉइंट है, गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा गया है। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रकीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं। इसका जो उत्तर होगा ये है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। अब हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, बायोगैस के उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन 50 से 70% की होती है। यहाँ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बायोगैस का निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है। बायोगैस का निर्माण मानव मल या पशुओं के गोबर से होता है। इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में, आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद्य के रूप में। तो ये हो गया इसका बायोगैस का उपयोग। और बायोगैस क्या था। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और इस सदियों से आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले से। तो ये सब जो क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बेसिलस थ्यूरिंजिएंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन आदि। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरक
के उपयोग से दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मिड के गुण इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन स्थित होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। एक निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन और तीसरा है विस्तार। अगला क्वेश्चन है बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बायो रिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिडोलक हाउस सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायो रिएक्टर है। ये हो गया बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी जंतु किसे कहते हैं। परजीवी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। इनका उपयोग सामान्य शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डायमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये हो गया जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको देखते हैं। दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हान होती है, तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। जैसे आम के पेड़ तथा आर्किड में संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
परजीविता पर संचित टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे जीवों जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होता है। सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है होपकारिता। सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जैसे पादप तथा शैवाल में संबंध। राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जात के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच होती है तो इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी पारतंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। ये हो गया खाद्य श्रृंखला का आंसर। चलिए मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप सभी को, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी के छात्रों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की अभ्यारण्य केरल, मालाबार अभ्यारण्य केरल, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान आदि है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस है, तो इसको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सिंगा वाला गैंडा, कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर शेर आदि। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। इसका पहला कारण है अंधाधुंध वनों की कटाई, दूसरा कारण है गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार, तीसरा कारण है मानव की क्रियाओं
मूलवश या जानबूझकर वनों में लगाई गई आग। चौथा कारण है प्रदूषण। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बायोलॉजी के छात्रों के लिए। तो 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन थे और आई होप आप सभी को क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो प्लीज क्वेश्चन अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।